जनरल विंटर का खौफ। जनरल विंटर ने नेपोलियन जैसे पराक्रमी को भी पस्त किया था। जनरल स्नो के चलते हिटलर की सेना भी हारी थी। जनरल विंटर रूस का हमेशा से मददगार रहा है। जब भी ठंड आई है उसने रूस की तरफ से एक लड़ाके का काम किया है, जनरल का काम किया है, और यही हम यहां आपको दिखाना चाहते हैं। ठंड आई, रूस को अपर हैंड मिला। यह नेपोलियन के समय भी दिखा था, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय भी दिखा था। और क्या इतिहास अपने आप को दोहराने के लिए तैयार है। बहुत जल्दी से दिखाइए जरा ऊर्जा अस्त्र किस तरीके से महत्वपूर्ण रहा है। जनरल विंटर और जनरल स्नो किस तरीके से रूस के लिए लड़ाई करते रहे, जरा देखिए। ये अहम खबर, पुतिन को जीत दिलाएंगे क्या जनरल विंटर? ऐसा लगता है। यहां आप देख रहे हैं उसका एक सांकेतिक चित्र। जनरल विंटर क्या रूस की तरफ से लड़ेंगे और एक बार फिर से जीत दिलाएंगे? लगता तो यही है, क्योंकि इतिहास ने यही बताया। इतिहास ने कैसे बताया, जरा देखिए यहां पर संकेत नंबर 1 में आपको दिखाता हूं। इस हिस्से पर जूम करना पड़ेगा। नेपोलियन जैसे पराक्रमी को भी रूसी ठंड ने परेशान किया था। नेपोलियन असंभव जिसकी डिक्शनरी में नहीं, उसको भी इस ठंड ने बता दिया था कि अपनी सोच पर दोबारा सोच करो। 1812 में फ्रांसीसी सेना ने बेलारूस के जरिए रूस पर चढ़ाई की थी। नेपोलियन ने 4,50,000 सैनिकों के साथ हमला बोला था, लेकिन फिर जनरल विंटर ने नेपोलियन के 3,80,000 सैनिकों को मार डाला था। ठंड की वजह से मारे गए थे सैनिक। 1,50,000 घोड़े मारे गए थे और करीब 1,20,000 हारे हुए सैनिक वापस लौटे थे वहां से। इस तरीके से जनरल विंटर मदद करता रहा है रूस की। अब देखिए जरा संकेत नंबर 2। संकेत नंबर 2 क्या बताता है? वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था? इतिहास एक बार फिर से। वर्ल्ड वॉर 2 में जनरल स्नो ने रूस की तरफ से लड़ाई लड़ी, ऑपरेशन बारबरोसा। यहां क्या हुआ था? जर्मनी की सेनाएं आगे बढ़ती गईं और रूस की सेनाएं पीछे हटती गईं। नौबत यहां तक आई कि 20 किलोमीटर दूर रह गई थी जर्मनी की सेना मॉस्को से। 3.5 लाख जर्मन सैनिक स्टालिनग्राड पर कब्जे के लिए आगे आ गए थे। जर्मनी की सेना मॉस्को से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थी। रूस की सेना लगातार पीछे हटती जा रही थी। तभी रूस का यह जल्लाद जनरल स्नो एक्टिव हुआ। जर्मनी के सैनिकों की हालत ठंड में खराब हो गई। -30 डिग्री तापमान में सप्लाई लाइंस काट दी गईं। तोपों और वाहनों का डीजल जम गया और जर्मनी की सेना को पीछे से भी घेर लिया गया, इनसर्किल कर लिया गया, क्योंकि वो आगे बढ़ाए थे। अब रूस ने उनको पीछे से इनसर्किल कर लिया। ऐसे ही नहीं, दुनिया के बेहतरीन शतरंज खिलाड़ियों में रूस के खिलाड़ियों का शुमार होता है। 2 दिन के भीतर 45,000 जर्मन सैनिक बंदी बना लिए गए और जर्मनी की शर्मनाक पराजय हुई। अब क्या हो रहा है जरा ये भी देखिए। और क्या इस बार इतिहास के उन पन्नों से कोई इंडिकेशन मिलता है इस बार क्या होगा? रूस की सेना ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके में डेरा डाला। आप जानते हैं कंसोलिडेट कर लिया है पूर्वी इलाके में, डोनबास में, ज़ेपोरिज़िया में, खेरसॉन में। उस जगह जाकर रूस की सेनाएं जम गई हैं। उसी जगह जाकर यूक्रेन की सेनाएं भी मौजूद हो गई हैं और वहां पर जाकर उनसे वो लोहा ले रही हैं। आगे क्या होगा? यूक्रेन की पूर्वी सेना पूर्वी हिस्से में मूव कर रही है। ज्यादातर सेना उस जगह पर मूव कर रही है। क्या ठंड में लड़ने के लिए रूस की सेना पूरी तरीके से, क्योंकि मुकाबले में कदरन कंपैरेटिवली बेहतर मानी जाती है रूस की सेना, और इसीलिए अभी जनरल साहब बता रहे थे कि उनका बोल भी छोटा है। वो बहुत लग्जरी में रहने के आदी नहीं है, ज्यादा यूरोप टाइप के नहीं है, वो ज्यादा साइबेरिया टाइप के हैं, रूस टाइप के हैं, और इसीलिए बहुत रगेड है। और यूक्रेनी सैनिकों को ठंड में लड़ने की ट्रेनिंग नहीं है और सर्दी के साजो सामान में रूस सबसे ज्यादा सक्षम है। बेलारूस के रास्ते चेरनीहिव से होकर रूसी फौज पीछे से घेर सकती है। रूसी फौज ने घेरा तो यूक्रेन को घुटने टेकने पड़ेंगे। क्या इसको ठीक प्रीएम्प्ट किया जा रहा है? आशीष, बहुत जल्दी से आपका एक कमेंट। बिल्कुल। और जनरल विंटर स्नो वाली जो आपने बात की, एग्जैक्ट ये आपने प्रीएम्प्ट कर दिया है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में क्या होगा। मुझे खुद भी डर लग रहा है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में मैं वहीं पर जाने वाला हूं। अभी आप टेम्परेचर देख लिए 5 डिग्री के आसपास है। मैं एवरेज बता रहा हूं। लोवेस्ट अक्टूबर के एंड में, नवंबर में वो 0 डिग्री पे टच होगा। दिसंबर में वो -5 पे जाएगा। इमेजिन कीजिए उस समय पर अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होगा तो युद्ध लड़ना तो दूर की बात, घर में बैठना आपको मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में सोल्जर्स क्या लड़ेंगे और वो क्या बाहर निकलेंगे? सिटिंग डक्स होंगे, वो पूरी तरह से सिटिंग डक्स होंगे। ये मैं जनरल साहब से भी समझना चाहता हूं। जनरल दयाल, कितना सिनेरियो चेंज हो जाएगा ठंड में सर? देखिए, मैं समझता हूं क्लाइमेटिक चेंज ने कुछ बचा रखा है, वरना अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर फर्स्ट वीक में हम -2 या +2 इस डिग्री में टेम्परेचर रहता है इस इलाके में। तो विंटर्स के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑल्टरनेटिव सोर्स वेस्ट सोच रहा था थ्रू इलेक्ट्रिक हीटिंग, वो नहीं मिलेगा। तो यूक्रेन में ही नहीं, पोलैंड में, चेक में, जर्मनी नॉर्थ में, यहां सारी हाहाकार मचेगी। और इस हाहाकार जो रशिया जो वेट करेगा, मैं समझता हूं वो
फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी फरवरी में रशिया विंटर ऑफेंसिव लाएगा, जब बिल्कुल वीकेस्ट मूवमेंट पे होगा यूक्रेन, और तब जाके मैं समझता हूं यूक्रेन समझेगा कि वो एक पॉन है, अब तक वो वेस्ट का एक पॉन है, और अपनी पॉपुलेशन को शायद और ज्यादा ना हानि पहुंचाए। विनय शुक्ला सर से भी यह समझना चाहता हूं। विनय शुक्ला सर, ठंड को किस तरीके से देखा जा रहा है? रूस में क्या सोचा जा रहा है ठंड को लेकर? आप ये देखिए कि रूस बहुत ठंड हो गई तो उसकी मदद होगी। आप मेन चीज ये है कि पुतिन चाहते हैं कि वहां पे यूक्रेन में और पश्चिमी यूरोप में असंतोष हो ठंड की वजह से, तो उसका जो है सरकारों पे दबाव भी पड़ेगा। और अब जरा मैं ये भी समझना चाहता हूं, ऐसे में वर्ल्ड फ्रेटर्निटी रूस की तरफ ये जो तोहमत लगा रही है कि आपने एनर्जी को वेपनाइज कर दिया, कौन सा महाशक्ति ऐसी है जो आज की डेट में एनर्जी को वेपनाइज नहीं कर रही है? जितेंद्र ओझा सर। मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी वेस्ट के कुछ एक जो स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स हैं उनमें ये बात उठनी शुरू हो गई है। वो कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी से इस युद्ध को काफ़ी कम किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन जो G7 के देशों ने जो टर्म्स एंड कंडीशन रखे हैं वो बहुत ही इंसल्टिंग है रूस के लिए। वो कहते हैं कि नहीं, सारे आप टेरिटरी वापस कर दीजिए, आप जो है वॉर रिपेरेशन दीजिए यूक्रेन को। तो वो कहते हैं कि देखिए सारे लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन वेस्ट का भी अप्रोच बहुत स्टबर्न है। तो ऑलरेडी आप देखेंगे कि ये यूरोप में और यहाँ तक कुछ सेक्शन है यूएस में भी ऑलरेडी ये बातचीत चलनी शुरू हो गई है, जो दिखा रही है कि अमेरिका का या नेटो का अप्रोच बहुत कोहेसिव नहीं रहा है इस एनर्जी क्राइसिस को लेकर।